वेलकम टू एनकेएल क्लासेस। माय नेम इज़ नवल किशोर लोधी और इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिकली एक और नया टॉपिक जो कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सब्जेक्ट से लिया गया है। ये इग्नू में ग्रेजुएशन का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट कोड है BEGAE। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऑलरेडी मैं 6 वीडियोज़ पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और ये उसी सीरीज़ में आगे 7th वीडियो है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड स्किल्स क्या होती हैं, प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अगर हमें प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, राइट। इसमें जो हम विजुअल एड्स को यूज़ करते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है या फिर विजुअल एड्स ही क्या होते हैं, राइट। किस किस टाइप के हम विजुअल एड्स को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। और सबसे लास्ट में जानेंगे कि एक प्रेजेंटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए हमें कौन कौन से एसेंशियल पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, वो सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंटेशन के बारे में कहूँ तो प्रेजेंटेशन बेसिकली नॉर्मल एक मेथड है जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज़ को या फिर किसी भी एक इन्फॉर्मेशन को आप कास्केड करते हैं, सेम वैसे ही जैसे अदर मीन्स या फिर अदर मेथड्स के थ्रू आप करते हैं। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन या जो आइडियाज़ आप प्रेजेंट करते हैं वो आप अपनी ऑडियंस में ग्रुप ऑफ पीपल को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के पीछे, वो जर्नली या तो लोगों को इन्फॉर्म करना होता है या फिर लोगों को किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए या फिर किसी प्रपोजल के लिए कन्विंस करना होता है, राइट। या फिर उन्हें मोटिवेट करना हो सकता है या फिर उन्हें एंटरटेन कर सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ पर्पस आपके पास हो सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के लिए। तो प्रेजेंटेशन भी एक पर्टिकुलर मेथड है जिसमें हम ग्रुप ऑफ पीपल्स को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, अवेयर करते हैं, इंस्पायर करते हैं, राइट। जिसमें हम अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस या फिर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे कम्युनिकेट करते हैं, राइट। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखी जाती है खास करके, देखो हम अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को तो और दूसरे मेथड्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फिर प्रेजेंटेशन में ऐसा क्या खास होता है जो कि ये और दूसरे मेथड से डिफरेंट बनाता है? तो वो ये है कि प्रेजेंटेशन में हमारा सबसे अधिक एम्फेसिस, सबसे अधिक हम जोर इस बात पर देते हैं कि हम जो कुछ भी आइडियाज़, हम जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडियंस को कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या हमारी ऑडियंस वास्तव में उसे समझ पा रही है या नहीं, और समझने के साथ साथ वो कितने लंबे टाइम तक के लिए उसे याद रख पा रही है। क्योंकि प्रेजेंटेशन का असली जो सक्सेस है वो इस चीज़ पर निर्भर करती है कि आप जो कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं अगर वो आपकी ऑडियंस को प्रॉपरली समझ में आ जाते और साथ ही साथ वो एक लंबे समय तक याद भी रख पाए तो आपके द्वारा दिया गया प्रेजेंटेशन सफल माना जाता है। अगर हम प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जर्नली प्रेजेंटेशन में हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर आप वर्क प्लेस पर हैं, मतलब अगर आप किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी एक कंपनी में हैं और वहाँ पर अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो जर्नली जो न्यू प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में आप डिटेल्स को डिस्क्राइब करते हैं। और जब आप उसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली और जो आपकी ऑडियंस में जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो एक तो पर्पज़ ये हो सकता है, एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि आप इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव
बेसिकली लोगों को मनाना हो सकता है, परसुएड करना हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं चाहूँगा कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में बिके, और मार्केट में बेचने के लिए मुझे कुछ मीडिएटर्स से या फिर कुछ बिजनेसमैन जो दूसरे पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, या फिर अगर मैं कहूँ तो सेल्समैन वगैरह से कांटेक्ट करना होगा, उन्हें मनाना होगा, राइट। तो जब मैं उनसे कम्युनिकेट करूँगा तो हो सकता है कि मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट की सभी डिटेल उन्हें एक्सप्लेन कर दूं, और साथ में उन्हें कहीं ना कहीं कन्विंस करूं, उन्हें परसुएड करूं, ताकि वो मेरे प्रोडक्ट को और आगे मार्केट में ले करके आएँ, राइट। तो प्रेजेंटेशन का एक ऑब्जेक्टिव बेसिकली मनाना भी हो सकता है, कन्विंस करना हो सकता है, परसुएड करना हो सकता है। तीसरे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, कई बार हम प्रेजेंटेशन इसलिए भी देते हैं ताकि हम अपनी ऑडियंस को, ताकि हम दूसरे मेंबर्स को मोटिवेट कर सकें, इंस्पायर कर सकें, उनके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर सकें, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी की फीलिंग को क्रिएट किया जा सके। तो जैसे आपने देखा होगा जनरली मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी अगर आप गौर करेंगे तो वो कुछ प्रेजेंटेशंस का यूज करते हैं। हालांकि वो केवल और केवल अगर खड़े होकर के भी कुछ बोल करके चले जाएं तो भी मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन अपने उस मोटिवेशन को और अधिक इम्पैक्टफुल बनाने के लिए वो कई बार प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन के थ्रू किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना और आसान हो जाता है। और सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रेजेंटेशन बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए भी कर सकते हैं। लोगों को अगर हमें एंटरटेन करना हो, उनका मनोरंजन करना हो, तो भी हम प्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन का पर्पज हो सकता है। कि अगर आप अपनी डेली लाइफ में भले ही वो क्लासरूम में प्रेजेंटेशन दें या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटेशन दें, राइट, पब्लिक प्लेस पर हों या फिर प्राइवेट प्लेस पर हों, कहीं पर भी आप प्रेजेंटेशन देंगे, अल्टीमेटली इन चारों में से कोई ना कोई एक पर्पज़ उस प्रेजेंटेशन के पीछे अवश्य होगा। आगे अगर मैं बात करूं, अगर आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन को बनाते समय आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। शुरुआत में जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसकी बिगिनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए वो यहाँ पर दी गई हैं। शुरुआत में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले आप अपने खुद के बारे में बताएंगे, अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। फिर उसके बाद में आप अपना पर्पज बताएंगे। अपना पर्पज मतलब आप ये प्रेजेंटेशन किस बारे में दे रहे हैं, राइट, वो चीज़ आप डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद में आप उससे रिलेट करेंगे, राइट, जो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उससे आप इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को रिलेट करेंगे। और साथ ही साथ शुरुआत में आप एक ब्रीफ आउटलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, मैंने इस वीडियो को शुरू करते समय आपको बताया था कि हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो वो क्या था? एक ब्रीफ आउटलाइन ही थी। तो सेम इसी प्रकार से आपको भी अपने प्रेजेंटेशन की बिगिनिंग में एक ब्रीफ आउटलाइन देनी होती है ताकि आपके ऑडियंस का आप अटेंशन गेन कर सको, ऑडियंस को और अधिक इंटरेस्ट क्रिएट कर सको ऑडियंस के अंदर कि आप किस बारे में आगे बात करने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब प्रेजेंटेशन चल रहा होता है तो मिडिल पार्ट में, मतलब प्रेजेंटेशन के बीच में आपको कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। पहला कि आप जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट्स या फिर आइडियाज़ ही आप प्रेजेंट करें। इससे ज़्यादा आइडियाज़ को आप प्रेजेंट ना करें,
क्योंकि अगर एक ही टाइम पर एक ही बार में आप 4 या 5 से भी अधिक आइडियाज़ प्रेजेंट करेंगे, ख़ास तौर से अगर 4 से अधिक आइडियाज़ प्रेजेंट करेंगे तो फिर वो कई बार क्या होता है, मैसअप हो जाता है और उस वजह से आपके प्रेजेंटेशन की आउटकम कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि 4 से अधिक टॉपिक्स को या फिर 4 से अधिक आइडियाज़ को, 4 से अधिक पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब ना करें। और जो आप 4 पॉइंट्स डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसी में आपको अपने ओवरऑल प्रेजेंटेशन की समरी को एक प्रकार से कास्केड करना है और इस पर्टिकुलर मैनर में कास्केड करना है कि वो इंटरेस्टिंग भी हो, वो आपका पर्पज़ भी फुलफ़िल करे, आपकी ऑडियंस को समझ में भी आ जाए और साथ ही साथ एक लंबे टाइम तक याद भी रहे। जो कुछ भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो विथ फैक्ट्स प्रेजेंट करें। अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर कमिटमेंट करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हैं, तो आप उसके पीछे का जो रीज़न है, जो फैक्ट है, उसे भी आप प्रेजेंट करें। क्योंकि जब आप फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं तो लोगों का, ऑडियंस का आप पर विश्वास बढ़ता है और जब ऑडियंस का विश्वास बढ़ता है आपके ऊपर तो आपका प्रेजेंटेशन उतना ही बेहतर होता है। इसके बाद में अगर आगे कहूँ तो नेक्स्ट आपको देखो कुछ विजुअल्स को यूज़ करने की ज़रूरत होती है और कुछ साइन पोस्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। विजुअल्स में अगर मैं कहूँ तो देखो ग्राफ आ जाते हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं, वीडियोज आ जाते हैं या एनिमेशंस वगैरह कोई आप यूज़ कर सकते हो, राइट। ये सब चीज़ें आप अपने प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन और अधिक अट्रैक्टिव लगने लगता है। आसानी से जो इन्फॉर्मेशन आप समझाना चाहते हैं वो समझाई जा सकती है। मान लो अगर आपको एक डेटा एक्सप्लेन करना है तो डेटा, अगर केवल और केवल रॉ डेटा को आप प्रेजेंट करेंगे आपकी ऑडियंस को नहीं समझ में आएगा। ख़ास तौर से अगर उसमें मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज़ हैं तो वो डेटा आप अपनी ऑडियंस को समझाने में या तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर भी वो नहीं समझ पाएंगे। और अगर उसी डेटा को आप एक ग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट करें, एक पाई चार्ट में प्रेजेंट करें या फिर टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें या और दूसरे मेथड के थ्रू आप प्रेजेंट करेंगे तो वो ज़्यादा आसान भी होगा, आपकी ऑडियंस समझ भी पाएगी और लंबे समय में याद भी रखेगी। क्योंकि जब आप विजुअल्स का यूज़ करते हो तो ऑडियंस की केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि कहीं ना कहीं वो आपके द्वारा प्रेजेंट की जा रही इन्फॉर्मेशन में आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। दो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशंस को आपस में कॉन्ट्रास्टिंग या फिर कंपेयरिंग कर सकते हैं और वो उनके लिए और अधिक आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें हमेशा ध्यान देनी होती हैं। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ, हम कुछ पर्टिकुलर ऐसे फ्रेजेस या फिर वर्ड्स को भी यूज़ करते हैं जो कि हमारी ऑडियंस को एक प्रकार से गाइड करती है कंटेंट के थ्रू, राइट। और उसे हम कहते हैं साइन पोस्ट। तो हम अपने प्रेजेंटेशन में कुछ साइन पोस्ट भी यूज़ करते हैं और साथ ही साथ कुछ विजुअल्स भी यूज़ करते हैं और ये दोनों ही कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं और साथ ही साथ अट्रैक्टिव भी लगते हैं। बेटर प्रेजेंटेशन भी होता है और बेटर प्रेजेंटेशन होता है तो हमारी ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ता है, हम कहीं ना कहीं उनका अटेंशन ड्रॉ कर पाते हैं। आगे अगर हम प्रेजेंटेशन के एंडिंग की बात करें तो एंडिंग में हमेशा आपको ध्यान देना होता है कि जो कुछ भी आपने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है उसे एक बार एटलीस्ट पूरा का पूरा समराइज करें, राइट। मेन पॉइंट्स आप उसके दोबारा से रीट्रेट करें, दोबारा से बताएं। तो उससे क्या होता है कि जो कुछ भी आपने पहले ऑलरेडी बताया हुआ होता है उसे जब आप दोबारा से बताते हैं तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाता है और ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रखने में आसान होता है। एंडिंग अगर प्रेजेंटेशन की है तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ न्यू आइडियाज़ को आप प्रेजेंट ना करें, क्योंकि अगर आप न्यू आइडियाज़ को प्रेजेंट करेंगे
तो फिर दोबारा से आपको समराइजेशन में प्रॉब्लम होगी। या फिर कई बार हो सकता है कि अगर आप कुछ न्यू आइडियाज़ प्रेजेंट करें और वो आपके ओवरऑल प्रेजेंटेशन को और एक नेगेटिव सेंस में ले जाएं या नेगेटिव इम्पैक्ट डालें, तो कोशिश करें कि अगर आपको कोई भी आइडिया प्रेजेंट करना है, आप मिड ऑफ द प्रेजेंटेशन उसे प्रेजेंट करें, या फिर बिगिनिंग में आप प्रेजेंट कर सकते हैं आफ्टर सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड आप अपने टॉपिक के बारे में बताने के बाद, लेकिन एंड में कभी भी प्रेजेंट ना करें। इसके अलावा एंडिंग में आप चाहें तो किसी प्रकार का एक कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि वो रिकमेंडेशंस या फिर वो कॉन्क्लूजन ड्रॉ करना नेसेसरी है, तो आप प्रेजेंटेशन की एंडिंग में वो दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ, यहाँ पर आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है, अगर आप उसके बारे में फीडबैक चाहते हैं या फिर आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी प्रेजेंट किया है वो आपकी ऑडियंस को प्रॉपरली समझ आया है या नहीं, तो उसके लिए आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। आप अपनी ऑडियंस से पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह को। आप जैसे जनरली क्या होता है, जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो फिर उसके बाद में कह देते हैं कि अगर किसी को भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। तो उससे क्या होता है, दो चीज़ें क्लियर होती हैं। पहला, अगर आपके द्वारा प्रेजेंटेशन में कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी गई है तो उसे आसानी से कवर किया जा सकता है। दूसरा, अगर आपके एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपकी ऑडियंस में किसी भी मेंबर को अगर कोई कन्फ्यूज़न है या किसी प्रकार की क्लैरिटी की ज़रूरत है तो आप उसे भी फुलफ़िल कर पाते हैं। तो ये बेसिकली आपको पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं अपने प्रेजेंटेशन के दौरान, और अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और प्रॉपरली अडेयर करते हैं तो आपके प्रेजेंटेशन पर एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन या फिर एक बहुत ही अच्छा आउटकम आपको मिलता है प्रेजेंटेशन का। अगर हम विजुअल एड्स की बात करें तो देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि विजुअल एड्स में इमेजेस आती हैं, ग्राफ आते हैं, वीडियोज़ आते हैं, या फिर आप और इस प्रकार की चीज़ों को यूज़ करते हैं। इससे बेसिकली होता ये है कि अगर आपके पास में बल्क में डेटा है तो उसे रीड करने में और समझने में बहुत अधिक समय भी लगता है, और कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आएगा। और वहीं पर अगर आप उसी डेटा को किसी एक ग्राफ पर, पाई चार्ट में, बार डायग्राम के थ्रू या फिर टेब्यूलर फॉर्म में अगर आप उसे प्रेजेंट करते हैं तो वही डेटा फिर आसानी से समझा जा सकता है, राइट। अगर आप कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आप कोई इमेज प्रेजेंट कर देते हैं, राइट, तो जो आपकी ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। तो ये यहाँ पर, अच्छा, इसके अलावा आप वीडियोज़ को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपने बहुत सारे ऐसे प्रेजेंटेशंस देखे होंगे जिनमें मिड ऑफ द प्रेजेंटेशन में ही वीडियोज़ की किसी एक पर्टिकुलर वीडियो की शॉर्ट क्लिप प्ले कर दी जाती है। तो उससे क्या होता है, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो और भी अधिक बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने में आसानी हो जाती है, राइट, वीडियो के थ्रू। तो ये कहीं ना कहीं जो विजुअल एड्स हैं वो बेसिकली हमारे प्रेजेंटेशन को और भी अधिक मीनिंगफुल और भी अधिक इजी बना देते हैं, और हमारे प्रेजेंटेशन के सक्सेसफुल होने के उतने ही अधिक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये अब यहाँ पर विजुअल एड्स में हमेशा आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे कि जो भी आप विजुअल एड्स में ग्राफ यूज़ कर रहे हैं या फिर इमेजेस यूज़ कर रहे हैं या फिर आप वीडियो यूज़ कर रहे हैं, वो हमेशा आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आपके द्वारा यूज़ किए जा रहे विजुअल्स में और आपके द्वारा प्रेजेंट किए जा रहे टॉपिक्स के बीच में रिलीवेंस नहीं होगा तो याद रखिएगा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके प्रेजेंटेशन पर पड़ सकता है। इसके बाद लास्ट में अगर मैं कहूँ तो कभी भी अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं
तो उसमें आपको कुछ एसेंशियल पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जिनमें खास करके क्लैरिटी। आप जो कुछ भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो क्लियर मैनर में कन्वे करें। किसी भी प्रकार की एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा कोई भी एक पॉइंट आप डिस्कस ना करें जो कि बहुत अधिक क्लियर ना हो, या फिर जो कुछ भी आप समझाना चाह रहे हैं उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। दूसरा, कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है जब भी हम कुछ बल्क में या फिर सेपरेटली जब हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स के साथ हम इमेजेस या फिर कुछ पर्टिकुलर पिक्टोरियल्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी भी विजुअल को यूज़ करते हैं, विजुअल एड को यूज़ करते हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि जिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए हमने वो विजुअल एड यूज़ किया है वो वास्तव में लॉजिकली उससे रिलेटेड है या नहीं। अगर लॉजिकली रिलेटेड है तो ही सही है, अदरवाइज उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इवन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। थर्ड, हम जब भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन बनाते समय हमें एक पर्टिकुलर आउटलाइन ड्रॉ करना बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। और आउटलाइन ड्रॉ करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें ये जानकारी हमें खुद के लिए आसान हो जाता है कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं और उन पॉइंट्स के अंदर कौन कौन से सब पॉइंट्स को डिस्कस करना है, उन पॉइंट्स के अंदर क्या डिटेल्स हमें कास्केड करनी होती है, और ये चीज़ आसान कर देता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ स्ट्रक्चर आउटलाइन का। यहाँ पर आप देखें, जैसे जब भी हम एक पीपीटी बनाते हैं, एक प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड बनाते हैं, तो सबसे ऊपर हम एक टाइटल लिख देते हैं। टाइटल के बाद में फिर हम नीचे एक मेन टॉपिक लिखते हैं। उस मेन टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स आते हैं उन्हें लिखा जाता है, और उन सब टॉपिक्स के अंदर फिर बाकी की डिटेल्स और सब डिटेल्स को लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखें एक पर्टिकुलर आउटलाइनिंग है कि सबसे पहले आप सबसे टॉप में टाइटल लिखेंगे, फिर आपके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें लिखा जाएगा, और उन मेन पॉइंट्स के अंदर उनके सब टॉपिक्स या फिर सब पॉइंट्स लिखे जाएंगे, और उनके अंदर फिर कुछ डिटेल्स अगर आपको मेंशन करनी है तो उसे आप मेंशन करेंगे। तो एक पर्टिकुलर अगर आप आउटलाइन ड्रॉ नहीं करते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगी, और कन्फ्यूजन इस बात की होगी कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं और कौन कौन से सब पॉइंट्स हैं। अगर ये कन्फ्यूजन आपको होती है तो इसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट आपके प्रेजेंटेशन पर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अपने प्रेजेंटेशन का ड्राफ्टिंग करें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये इंश्योर करें कि आपने प्रेजेंटेशन की जो आउटलाइन बनाई है वो बिल्कुल प्रॉपर मैनर में बनाई है और करेक्टली भी है। क्योंकि अगर आपकी आउटलाइन ही गलत है तो फिर ऑब्वियसली आपका प्रेजेंटेशन भी कहीं ना कुछ उसमें गलतियां प्रेजेंट करते टाइम आपसे होंगी, या फिर आप उस पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी को प्रेजेंटेशन के दौरान फेस करेंगे। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम एक आउटलाइन प्रिपेयर करते हैं। और इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म हो जाती है, और इस वीडियो के साथ में आपका ब्लॉक नंबर 2 भी फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और आपके लिए अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं जो कि इग्नू में पढ़ रहे हैं और उनके पास भी अगर ये सेम सब्जेक्ट है, ये नॉर्मली एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि ग्रेजुएशन में लगभग सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को मिलता है। भले ही आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, ये सब्जेक्ट लगभग सभी कोर्सेज में ग्रेजुएशन लेवल पर सभी कोर्सेज में दिया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो कि आपके जान पहचान में आप उन्हें शेयर करें ताकि वो भी जुड़ सकें। थैंक यू।